हरेंद्र विनय, गुड इवनिंग। अभिषेक, गुड इवनिंग। कैलाश, अनुज, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया भाई, बाकी निपटा दिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है भाई? एक बार यस लिख दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार कंफर्म कर दीजिए, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। तो आरसी सर्किट में मैंने बहुत सारी चीज उस दिन हम लोगों ने सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखा, ट्रिक से भी सीखा, नॉर्मल मेथड भी सीखा, है ना। अब कुछ और बात करते हैं। ऋषि बाबू को दुनिया की बहुत चिंता है। अब सबमरीन डूबी है तो उसकी भी चिंता कर रहे हैं। ये भी मतलब एक अजीब सी बात है कि किसी डूबे चीज को देखने के लिए लोग गए, खुद डूब गए और पैसा दे के गए। जिसके बाद देखो, कोई भी चीज अधिक नहीं होना चाहिए, मानते हो कि नहीं? एक्सेस नहीं होना चाहिए। अब जिसके पास इतना ज्यादा पैसा है, 8,000 करोड़ के बिलियनरी हैं, तो 8,000 करोड़ है तो कितना 1,000 करोड़ ट्रिप में लगा रहे हैं टाइटैनिक के कबाड़ को देखने के लिए, हैं? तो वही चीज है ना, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज एक्सेस नहीं होना चाहिए। बैलेंस रहेगा तो लाइफ सुखी रहेगी। चलिए, ये सब होता होता रहता है। यहां देख लें, नहीं तो हम लोग भी डूब जाएंगे। ठीक है। और भाई एक को जो है, ऋषि भाई को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? अरे अब ये ऐसे कमेंट कर देते हैं तो क्या करें? इग्नोर करें? आप बताओ। आपके दोस्त हैं, कभी इसी बहाने टाइम पास हो जाता है, नहीं तो कहोगे सर केवल फिजिक्स पढ़ाते रहते हैं। दुनिया के लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। पढ़ाई विथ इंटरटेनमेंट, यहां तो केवल पढ़ाई होती है। चलिए, तो आरसी सर्किट में और कुछ पहले वेरिएशन देखते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, होमवर्क क्वेश्चन पे। दैट इज पावर से रिलेटेड कुछ बात। पावर डिसिपिएटेड इन आरसी सर्किट, कुछ पावर से रिलेटेड बात करें। तो पावर डिसिपिएटेड इन आरसी सर्किट, तो सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है कि अगर रेजिस्टेंस भाई पड़े हुए हैं तो वो जो है क्या करेंगे? हीट डिसिपिएट करेंगे। ठीक है। तो जब वो हीट, मैग्नेटिज्म शुरू होगा इस चैप्टर के बाद, अभी इंस्ट्रूमेंट बाकी है। ठीक है। तुम लोग इसकी बहुत पड़ी रहती है, कब क्या खत्म होगा, कब क्या शुरू होगा। इसकी चिंता करो कि हम जो खत्म हो रहा है उसमें क्या सीख रहे हैं, हमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं, पीवाईक्यूज हो रहे हैं कि नहीं, एटलीस्ट जेई मेंस के, ये चिंता करो। पावर डिसिपेटेड इन आरसी सर्किट, तो सभी बच्चों को पता है कि भाई करंट चाहे डिस्चार्जिंग हो चाहे चार्जिंग हो, करंट का जो फंक्शन था वो था अपना आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। याद करिए,
यही तो करंट का फंक्शन था, है ना। दिस इज द फंक्शन ऑफ करंट। अब जिसमें आई नॉट होता था अपना मैक्सिमम करंट, और वो होता था अपना वी नॉट बाई आर, बैटरी का वी बाई आर, बैटरी का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हम पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना चाहते हैं, ठीक है, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या लिखोगे? इस आरसी सर्किट में, कोई भी जनरल आरसी सर्किट है, उसमें पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप निकालना चाहते हो, तो पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सभी बच्चे, क्योंकि उनको करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है। वी नो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या हम लोग यहां पावर डिसिपिएटेड निकाल सकते हैं? ठीक है, ठीक है। जो लोग नए बच्चे हैं उनको मैंने बता दिया है कि मैग्नेटिज्म आपका शुरू होगा इंस्ट्रूमेंट के बाद। इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट 3 लेक्चर लेगा, मतलब नेक्स्ट वीक के थर्सडे के बाद से ही हो पाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक के थर्सडे के बाद से ही हो पाएगा। तो यहां पे अब अपने पास करंट क्या आ जाएगा? पावर किसी भी फंक्शन के लिए आप लिखना चाहोगे तो P क्या लिखोगे? P इंस्टेंट, है ना, P इंस्टेंटेनियस होगा वो, ये ध्यान रखिएगा। जब आप फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे तो वो होगा P इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो P हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो आप P लिख सकते हो आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये रही आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का स्क्वायर इंटू आर। तो P जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर ई की पावर माइनस 2t बाई टाउ। ये दिख गया सभी बच्चों को? तो दिस इज योर पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये बात सबको समझ में आ गई? पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपको निकालना है कि टोटल पावर कितना डिसिपिएट हो गया। टोटल पावर डिसिपिएशन, ये पावर आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो दिस इज P एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मानते हो कि नहीं? अब अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि बताओ आपकी पूरा टाइम पूरा चार्ज होने में या डिस्चार्ज होने में, ठीक है, चार्ज होने में या डिस्चार्ज होने में, इसको टोटल पावर कितना कंज्यूम हो गया? क्योंकि चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग, करंट का फंक्शन यही रहता है, ये तो सबको पता है, करंट का फंक्शन यही रहता है, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हो? अगर इसी में एक क्वेश्चन बनाओ कि टोटल पावर कंज्यूम, टोटल पावर क्या? टोटल, हाँ, हीट डिसिपिएटेड या एनर्जी डिसिपिएटेड। एनर्जी हीट के फॉर्म में ही है ना, यहां पे जो एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में जा रही है। मानते हो कि नहीं? तो टोटल हीट एनर्जी डिसिपिएटेड, है ना। टोटल हीट एनर्जी डिसिपिएटेड अगर मान लो पूछा जाए तो टोटल हीट एनर्जी डिसिपिएटेड के लिए क्या कर सकते हो? पावर होता है dH बाई dt, यही तो पावर है। तो हीट क्या हो जाएगा? P dt, हीट हो जाएगा P dt। क्लियर है? अब एक चीज बताओ कि कब तक ये चार्जिंग चलेगी? कब तक चार्जिंग होती है? कैपेसिटर की चार्जिंग 0 से कब तक होती है बताइए आप लोग, या डिस्चार्जिंग कब तक होती है? पावर डिसिपेटेड, एक भाई ने एकदम, मतलब मैं बता तो रहा हूं कि बहुत सारे तारे जमीन पे हैं, अचानक टिमटिमाने लगते हैं। जब वो टिमटिमाते हैं तो मेरे दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। अब एक आयुष भाई पूछ रहे हैं कि सर ये पावर डिसिपेटेड कैपेसिटर का ही है ना? अरे मेरे तारे जमीन पे, ये पावर जो है, कभी भी कैपेसिटर पावर कैसे डिसिपिएट कर सकता है? केवल रजिस्टर जो है अपना पावर डिसिपिएटेड करता है, ठीक है। रजिस्टर जो है अपना क्या होगा? पावर डिसिपिएशन देता है। कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोरेज डिवाइस।
ठीक है, कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है भाई, तो इसका कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, कैपेसिटर कभी भी हीट एनर्जी डिसिपेशन नहीं करेगा, इट इज ए आइडियल, मतलब हम जो भी पढ़ते हैं यहाँ आइडियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइडियल पढ़ रहे हैं कि आइडियली कैपेसिटर को हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइस मानते हैं। तो यहां पे स्टेडी स्टेट तक होगा, और स्टेडी स्टेट का टाइम क्या होता है? इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी। स्टेडी स्टेट मतलब फुली चार्ज या फुली डिस्चार्ज होने में उसको कितना समय लगता है? बहुत लंबा समय। बहुत लंबा समय का मतलब इनफाइनाइट। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? 0 से इंफिनिटी, इसे इंटीग्रेट करोगे और ये हो जाएगा 0 से h। तो टोटल हीट डिसिपिएशन निकाल लेते हैं। टोटल हीट डिसिपिएशन कितना हो जाएगा? देखो, P अपना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आ रहा है, आई नॉट स्क्वायर आर तो कांस्टेंट है, बाहर लीजिए, आई नॉट स्क्वायर आर बाहर ले लिया, ये हो जाएगा e की पावर -2t अपॉन में टाउ इंटू dt, और ये इंटीग्रेट होगा 0 से इंफिनिटी। ठीक है, मतलब मैंने टोटल निकाला है, मैंने टोटल निकाला है। ठीक है, इंफिनिटी वाला कौन सा इंटीग्रेशन होता है? अरे यार लिमिट है ये मेरे भाई, इंटीग्रेशन तो इस फंक्शन का कर रहे हो, सिंपल फंक्शन है e की पावर x का, उसका इंटीग्रेशन सबको पता है। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा, इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो देख लीजिए, बता दे रहा हूं फिर से, e की पावर -α(x) dx, e की पावर -α(x) dx, इसका इंटीग्रेशन आप करते हो तो ये होता है, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट नहीं होता, ऐसे ही रहता है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको बस डिवाइड करने का है। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, मैंने साइड में लिख दिया है ये फॉर्मूला, जिनको नहीं पता है उनके लिए, अभी जब मैथ्स में पढ़ेंगे तो उनके लिए बहुत इजी चीज है, हालांकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आगे भी कहीं मिलता है तो आप ये यूज कर सकते हैं, e की पावर -α(x) dx, वेयर x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? -α, तो इसको हम यहां पे डिवाइड भी करते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन ये तो आप लोगों को पता होगा, e की पावर x dx तो पता होगा ना, ये तो वही होता है e की पावर x। तो यहां -α, x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और वो कांस्टेंट है अपना -α। तो जब भी ऐसा होगा तो आप ये यहां पे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा उसको यहां से आंसर में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कैसे आता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे। तो यहां यूज करो, तो आपका वेरिएबल क्या है? t, उसमें कोफिशिएंट अल्फा की जगह पे यहां पे क्या है? -2/t, दिख गया सभी बच्चों को? यहां पे अल्फा के जगह पे, इसको ऐसे लिख दूं तो थोड़ा और समझ जाएंगे आप, -2/τ ऐसे लिख लो, इंटू टी dt। आप तो समझ गए। तो ये अल्फा की तरह रोल प्ले कर रहा है कि नहीं? ये अल्फा की तरह रोल प्ले कर रहा है, तो बस आप यहां से टोटल हीट निकाल लो, आई नॉट स्क्वायर आर, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर -2/τ इंटू टी, ये तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर -α(x) यही रहेगा, कोफिशिएंट किससे डिवाइड करोगे? -2/τ से डिवाइड भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहां पर 0 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। क्लियर है? तो अब देखो हीट आएगा आई नॉट स्क्वायर आर, इसको ऊपर ले जाओ और क्या आएगा अपने पास? -t/τ, मतलब τ/2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसको हम लोग ने स्क्वायर किया था, हाँ ठीक है। तो इंफिनिटी की वैल्यू रखो यहां पे, तो e की पावर -इंफिनिटी आएगा, e की पावर -इंफिनिटी आएगा, -e की पावर 0 आएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा यहां पे? हीट आ जाएगा 1/इंफिनिटी, ये क्या बन जाएगा? 1/इंफिनिटी। ठीक है, तो 1/इंफिनिटी 0 और e की पावर 0 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली वी आर गेटिंग
आई नॉट स्क्वायर आर टाउ बाई 2, ये हो जाएगा टोटल हीट डिसिपिएटेड ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है, इन आरसी सर्किट, आई नॉट स्क्वायर आर टाउ बाई 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाउ भाई साहब को हटाते हैं तो हमें कुछ जाना पहचाना रिजल्ट मिलेगा जो आपने कैपेसिटर में पढ़ा है। आई नॉट को लिख रहा हूं वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आई नॉट को लिख दिया वी बाई आर, यही होता है मैक्सिमम करंट, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं इनटू आर, टाउ को लिख रहा हूं आर सी, तो आपको हीट कितना मिल रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर। कुछ याद आया? अरे कुछ याद आया आप लोगों को कैपेसिटर की कहानी? कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर की चार्जिंग में बताया था, कुछ याद आया तुम लोगों को कि वाइल वी आर चार्जिंग ए न्यूट्रल कैपेसिटर, तो न्यूट्रल कैपेसिटर को अगर हम चार्ज करते हैं तो बैटरी वर्क डन करती थी, तो बैटरी का वर्क डन का आधा पार्ट एनर्जी स्टोर्ड हो जाता था कैपेसिटर में और आधा पार्ट हीट में डिसिपिएट हो जाता था। तो वही आधा पार्ट आपको यहां फिर से दिख रहा है कि फुल्ली चार्ज होने में या फुल्ली डिस्चार्ज होने में पूरी एनर्जी का आधा पार्ट एज ए फॉर्म ऑफ हीट जो है डिसिपिएट हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज आपने प्रूव किया है कि टोटल एनर्जी डिसिपिएशन ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के लिए सेम होगा। और आपने एक मेथड सीखा कि जरूरी नहीं है कि आपसे टोटल पूछा जाए, आपसे किसी भी टाइम के लिए पूछा जा सकता है। तो आपने जो है क्या किया, मैंने इंफिनिटी किया था, आपको जिस टाइम के लिए पूछा जाए उस टाइम के लिए कर दीजिए इंटीग्रेट। क्लियर है? चलिए, तो आपने एक चीज सीखा कि ये है एनर्जी, एच एक तरीके से कितना आ गया, U बाई 2, सॉरी H इज इक्वल टू U, H इज इक्वल टू U, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, H इज इक्वल टू U, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हो जाएगा। इसी में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, मान लीजिए जेई मेंस में क्वेश्चन आया या जेई एडवांस में कि फाइंड अच्छा ये बताओ कि अगर ये टाइम का फंक्शन है, ठीक है, फाइंड एवरेज हीट डिसिपिएटेड, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पूछ रहा हूं, फाइंड एवरेज पावर, मैं पूछ रहा हूं आपसे एवरेज पावर इन द इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू टाउ इन आरसी सर्किट। in RC circuit during discharging, ड्यूरिंग चार्जिंग के लिए भी पूछ सकता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो एवरेज पावर हमें निकालना है 0 से टाउ तक, 0 से टाउ तक हमें एवरेज पावर निकालना है, ठीक है, इन आरसी सर्किट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैसे करोगे? मैंने यहां पे अब हीट नहीं, दोनों में अंतर है, दोनों को समझ रहे हैं। हीट पूछेगा तो आपको DH इक्वल टू इंटीग्रल पी डी टी करना है, DH इक्वल टू इंटीग्रल पी डी टी करना है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है एवरेज पावर, कैसे निकालेंगे एवरेज पावर? और एवरेज हमेशा कैसा होता है, इंटरवल में होता है। तो कोई क्वांटिटी अगर वेरी कर रही है, कोई क्वांटिटी अगर वेरी कर रही है ना, तो आपको पता है कि उसका एवरेज कैसे निकाला जाता है, कई बार बताया मैंने। तो इसमें क्या करोगे, पावर तो सबको पता है आई स्क्वायर आर होगा रेजिस्टेंस के थ्रू, और आई जो है अभी आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ होता है। तो जब आप पावर इंस्टेंटेनियस लिखोगे
तो इंस्टेंटेनियस पावर अभी अभी लिखा आपने, तो ये क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t बाई टाउ, और इधर आर स्क्वायर, सॉरी आर। ये हो जाएगा। अब ये जो पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है, तो इंटीग्रेट करेंगे बिल्कुल, तो इंटीग्रेट करेंगे। साथ में आपको बताया है कि y एज ए फंक्शन ऑफ x है, कई बार बता चुका हूं। तो आप y एवरेज कैसे लिखते हो, इंटीग्रल y dx अपॉन में इंटीग्रल dx फ्रॉम xi टू xf, जिस इंटरवल से जिस इंटरवल का हमें एवरेज लेना होता है, यही तो बताया गया आपको, ठीक है, यही बताया गया है एवरेज पावर के लिए। तो एवरेज पावर एक तरीके से आपको मिलेगा, ये p टाइम का फंक्शन है, तो आपको करना पड़ेगा p एवरेज के लिए इंटीग्रल p dt, मतलब ये हीट हो जाएगा, ये इंटीग्रल p dt जो ऊपर आप देख रहे हैं, एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, हीट ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो p dt 0 से टाउ अपॉन में dt 0 से टाउ, ठीक है। तो इस तरीके से आप एवरेज अगर पूछ ले तो आप एवरेज ऐसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा कि हर किसी भी फंक्शन के लिए है, और कई बार आप यूज करेंगे आगे भी काइनेमेटिक्स में। अच्छा, आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा काइनेमेटिक्स, कई जगह पे हम काइनेमेटिक्स में भी काम आता है, तो वो मैंने आपको, शायद आपके में होगा कि नहीं पता नहीं, कभी जरूरत पड़ी हम लोगों ने इसको यूज किया था एवरेज का, मुझे नहीं याद है। खैर जो भी है देख लीजिए। ये तो ऊपर वाली चीज आपको क्या मिल रही है, 0 से टाउ में पी डी टी, ये क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको टोटल हीट इन वन टाइम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम कांस्टेंट, है ना, टोटल हीट इन वन टाइम कांस्टेंट अपॉन टाइम कांस्टेंट, ठीक है। चलिए फिर, अभी नहीं तो आप जान लीजिए, आगे आपको इसके कई बार इसको यूज कराऊंगा, कई बार यूज कराऊंगा इसको। तो अब आप इसे फटाफट इंटीग्रेट करके आंसर दीजिए। आपको ये फंक्शन तैयार बैठा हुआ है, इसको इंटीग्रेट मारिए 0 से टाउ के लिए, लिमिट लीजिए और पी एवरेज बता दीजिए। तो पी एवरेज अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए आप फंक्शन की वैल्यू पुट करिए, आई नॉट स्क्वायर आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहां पे आएगा इंटीग्रेट होगा ई की पावर माइनस 2t बाई टाउ dt, और ये हो जाएगा 0 से टाउ, और इधर आ जाएगा अपना टाउ, dt का टाउ, तो टाउ ऐसे रख दिया। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। अभी अभी इसका फॉर्मूला भी बताया तुम लोगों को, अभी अभी इसका फॉर्मूला बताया, यूज कर लो। तो पी एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टाउ ई की पावर माइनस एक्स, ये फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, क्या बताया, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन में माइनस अल्फा से डिवाइड करने का, यही फॉर्मूला है, यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस 2t अपॉन टाउ अपॉन में डिवाइड करोगे माइनस 2 अपॉन टाउ से, और ये लिमिट लिया जाएगा 0 से टाउ तक। वहां हमें टोटल हीट निकाला था 0 से इंफिनिटी तक, तो यहां हमें हीट नहीं निकालना है, हमें एवरेज पावर निकालना है। तो बात वही है, अगर आप टोटल हीट निकाल लो, ये ऊपर वाला पोर्शन आपको क्या दिखता है, ये हीट ही तो है, तो टोटल हीट निकाल लो, जितने टाइम तक पूछा जा रहा है उस टाइम से डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आप पहले टोटल हीट निकाल लो, अपॉन में टी कर लो, या डायरेक्ट आप पी डी टी से कर लो, बात वही है। टाउ टाउ कैंसिल हो गया, इधर माइनस 2 आएगा, तो माइनस आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में टाउ, सॉरी 2, और इधर जब आप करोगे तो लिमिट लो टाउ से, ये टाउ अपर लिमिट हो जाएगी ई की पावर माइनस 2, देख लीजिए ध्यान से अपर लिमिट, और माइनस ई की पावर 0, तो पी एवरेज आएगा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 माइनस के साथ, और ये 1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, माइनस एडजस्ट मारिए,
तो आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2, 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। और ये आई नॉट स्क्वायर आर सभी को पता है। आई नॉट स्क्वायर आर क्या है, मतलब आई नॉट स्क्वायर अपनी मैक्सिमम वैल्यू है, तो आई नॉट कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, आई नॉट इज योर वी बाई आर, आई नॉट इज योर वी बाई आर। तो आप इसे लिख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन 2r, एक आर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो ऐसे ऑप्शन 4 बन सकते हैं, तो बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। पी एवरेज आएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। तो इस तरीके से आप एवरेज पावर भी आप किसी भी टाइम के लिए एवरेज पावर निकाल सकते हो, हीट निकाल सकते हो, जो आपसे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो। आगे बढ़े। मैंने वन टाइम कांस्टेंट में निकाला है डिस्चार्जिंग में। अच्छा ये बताओ कि अगर चार्जिंग में निकालना हो, चार्जिंग में निकालना हो तो आई का कौन सा फंक्शन लोगे? और चार्जिंग अगर निकालना हो तो आई का कौन सा फंक्शन लोगे? ये फंक्शन लोगे, ध्यान दो इधर, आई नॉट 1 माइनस, नहीं चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों के लिए आई नॉट तो सेम ही होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो चार्ज में चेंज होगा ना, चार्ज में चेंज होगा। ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और बना रहा हूं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि फाइंड द टाइम व्हेन एनर्जी stored in the capacitor become half of its maximum value, become half of its maximum value during, obviously discharging में कम हो रहा है तो discharging हो रहा होगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग में आपको बताना है कि वो टाइम बताओ जब एनर्जी जो है कितनी हो जाए, आधी रह जाए। ठीक है। तो फाइंड द टाइम व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये सब मैं आपको पावर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज बता रहा हूं, इस तरीके से बन सकता है। अच्छा, कलर कोडिंग याद दिलाने के लिए धन्यवाद। 15 मिनट लगेंगे हार्डली, शायद, या 10 मिनट पढ़ा दूंगा, लेकिन लास्ट में पढ़ाऊंगा इंस्ट्रूमेंट के बाद। फाइंड द टाइम व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यार अभी अभी तो बताया भाई, कौन है ये जो बच्चा भी है कि कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। अभी उज्जवल, अभी मैंने अभी आपको बताया कि आप अभी स्टार्ट करेंगे तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा अगर नॉलेज है, कहीं पढ़ रहे हैं तो कर लीजिए। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ये नहीं समझ में आएगा, ये तो इसका एप्लीकेशन चल रहा है, थ्योरी हो चुकी है। लेकिन अगर आपको मैग्नेटिज्म से पूरा समझ में आएगा, और मैग्नेटिज्म शुरू होगा मोस्टली थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे से। ठीक है। आप इंस्ट्रूमेंट पढ़िए, आपको समझ में आता है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पता होना चाहिए। ठीक है। इसका आंसर दो भाई, जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर दो, किसी ने नहीं दिया। जल्दी से इसका आंसर दो। क्वेश्चन से क्या नहीं समझ में आया? एक कैपेसिटर है, वो डिस्चार्ज होने जा रहा है, यही तो है। अरे डिस्चार्जिंग में पढ़ा नहीं है कि कैपेसिटर फुली चार्ज होने के बाद उसको बैटरी से आइसोलेटेड कर रहे हैं और वो डिस्चार्ज हो रहा है, ये कहानी था।
इसमें क्या नहीं समझ में आया? ये कैपेसिटर है, क्वेश्चन ये कह रहा है कैपेसिटर मान लो फुली चार्ज है, ठीक है, इधर अपना बैटरी था, डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट किया जा रहा है। और क्या है मतलब, ये है देखो, ये कैपेसिटर है, ठीक है, और अपना ये पहले फुली चार्ज था, स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका है, मैक्सिमम चार्ज इसमें आ चुका है, ठीक है। यहां पे आपने एक स्विच लगाया है, वही टू वे स्विच, ये तो बताया था। अब इसको आप यहां से क्या कर रहे हो, हटा दे रहे हो, बैटरी को हटा दे रहे हो। तो बैटरी को हटा दोगे, ये अब यहां पे डिस्चार्जिंग शुरू होगा। तो यही पूछ रहा है कि जितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर था उसका आधा एनर्जी बचेगा कितने टाइम में, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आपसे हीट के बारे में नहीं पूछ रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पूछ रहा है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको टोटल फोकस कैपेसिटेंस सी है, पूरा फोकस आपको एनर्जी पे करना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है यार, अप्रोच ही क्लिक नहीं कर रहा है। आप सबको पता है कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब ये डिस्चार्ज होगा, है ना, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आप क्या बोल सकते हो, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको निकलवाया गया है भाई। किसी टाइम पे ये प्लस क्यू बचेगा, मान लो माइनस क्यू एट टी इक्वल टू टी। तो ये डी आपको तो लिखवाया गया ना। Q क्या लिखते थे, Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, यही तो लिखते थे। बताइए, तो चार्ज जो है अपना डिसिपिएट, चार्ज जो है रिड्यूस हो रहा होगा। और Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको पता है, तो Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जब आपको पता है तो एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये प्रेजेंट वैल्यू होती है, तो Q स्क्वायर बाई 2C, यही तो है। तो क्या हो जाएगा, इट इज Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, और ये हो जाएगा E की पावर माइनस 2T बाई टाउ, एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इन द कैपेसिटर। यहां तो कुछ इंटीग्रेट भी करने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि चार्जिंग वाले में फंक्शन अलग होता है, मानते हो कि नहीं? चार्जिंग वाले में फंक्शन अलग होता है। चार्जिंग वाले में लिखोगे Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये क्या हो जाए, ये एनर्जी कितनी हो जाए, मैक्सिमम की आधी। तो यू मैक्स क्या है, यू मैक्स है अपना Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, यही तो है भाई। यू मैक्स क्या है, मैक्सिमम चार्ज Q नॉट स्क्वायर, जब स्टेडी स्टेट गेन कर लिया होगा तो Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, एंड तो बस ये यू मैक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यही मैं इधर कर दे रहा हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो u है वो u मैक्स बाई 2 हो जाता है। तो u जनरल निकाल लो, u है Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C e की पावर माइनस 2T बाई टाउ, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 u मैक्स, u मैक्स है Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C।
तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c तो कैंसिल हो गया, और यहां से क्या मिला, e की पावर -2t/टाउ इज इक्वल टू 2 की पावर -1। ln ले लो, log ले लो। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2। तो यहां से सॉल्व करते जाओ, क्या आएगा, -2t/टाउ इज इक्वल टू -ln2। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो t कितना आएगा, टाउ ln2/2, ये आएगा भाई, टाउ ln2/2, टाउ ln2/2, ठीक है, टाउ ln2/2। और ln2 सबको पता है कितना होता है, 0.693। ये तो रटे हुए होते हो, तो इसको ऐसे भी ऑप्शन बनाया जा सकता है, टाउ 0.693 अपॉन में 2। थोड़ा बताइएगा कितना आएगा ये नियर अबाउट कितना आएगा बताइएगा। ये नियर अबाउट कितना आएगा, 0.34 ना, ठीक है। तो 0.34 टाउ, ऐसा भी ऑप्शन आपसे पूछा सकता है। ये सब क्वेश्चन आपको कहीं डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है, बाकी आप यहां से भी कर सकते हैं। तो एनर्जी आपसे पूछी गई थी, तो आपने किसी फंक्शन ऑफ टाइम में एनर्जी निकाल ली, ये रहा, क्योंकि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप जानते थे। Q²/2c कहां से आया है, तुम्हें ये नहीं पता कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड जो है Q²/2c होता है। अब नहीं पता तो ये इसका मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं आरसी सर्किट पढ़ाने से पहले। मैक्सिमा से कैसे करोगे मेरे भाई, इसमें मैक्सिमा मिनिमा कहां लगा रहे हो, मैक्सिमा तो आपको दिख रहा है ना, मैक्सिमा क्या होगा, t = 0 पे ही तो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम चार्ज Q0। तो वो आप डायरेक्ट यहां पे लिख रहे हो Q0²/2, यहां मैक्सिमा मिनिमा की जरूरत ही नहीं है। ये फंक्शन की मैथ्स पढ़ते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो लोग देखकर बताएंगे, इसमें मैक्सिमा मिनिमा की क्या जरूरत है, बहुत बड़े वाले हो। देखो ये है अपना t ऐसे घटेगा ना, ग्राफ बताया था, किस दिन के लिए बताया था, इसमें मैक्सिमम मिनिमा क्यों लगा रहे हो, यहीं से डायरेक्ट ये तो दिख रहा है, Q0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम चार्ज से एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, खत्म। क्लियर है, क्या कह रहे हो, हाफ CV² कंपेयर करके भी जो हाफ CV² कंपेयर करोगे, कब पूछा था आपसे, आधा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप यहां पे वही किया है मैंने, आप जो बोल रहे हो वही किया है, हाफ CV² ही तो किया है, 1/4 हो जाएगा, वहीं से किया है, वही किया है मैंने भी, ठीक है। अब यही अप्रोच है यार, इससे डायरेक्ट अप्रोच और क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग जिससे मैंने एनर्जी के लिए पूछा, वैसे आपसे पूछा जा सकता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग सर्किट। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दीजिए इसी टाइप का, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड टाइम व्हेन, ए पार्ट है, करंट बिकम
हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा है चार्ज बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और तीसरा था जो हम कर चुके हैं, एनर्जी बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो कर चुके हैं। चलो ये तुम लोग बता दो, ये तुम लोग बता दो जल्दी से, इसका आंसर जल्दी से बता दो तुम लोग। टाउ के टर्म्स में ही बताना है तुम्हें, टाउ के टर्म्स में ही बताना है। बिल्कुल सही आंसर है भाई, बहुत बढ़िया। RClN2 सही है। एक बच्चे ने आंसर दिया है, बाकी लोग क्या कर रहे हो? सही है, सही है, बहुत बढ़िया। तो आप कर लोगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन घूम फिर के, मतलब जेई मेंस में बेसिकली डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं सब क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ करना नहीं था इसमें, आप सबको फंक्शन जानते हो। ठीक है, अब इसको डेराइव थोड़े करोगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट इसीलिए याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ दोनों आंसर सेम होगा, सही कह रहे हैं आप, दोनों का आंसर सेम होगा, सही कह रहे हैं। लेकिन जो अपना एनर्जी का आंसर आया था वो देखो जरा क्या आया था। एनर्जी अलग आई थी ना, वो आधी आई थी, टाउ ln2/2 एनर्जी आधी आई थी। इसका रीजन समझ रहे हो ना, क्योंकि आधी एनर्जी तो हीट में चली गई होगी। वन टाइम कांस्टेंट में करंट और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, उसमें टाउ ln2 आ रहा होगा, लेकिन टाउ ln2/2 आया था एनर्जी। क्यों? क्योंकि इतने टाइम कांस्टेंट में आधी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई होगी और आधी किस में चली गई होगी? हीट में। तो एनर्जी में देखिएगा फैक्टर ऑफ 2 भी आएगा, अगर ये ध्यान में रहे तो ये भी सभी बच्चे कर सकते हैं, हालांकि कुछ ही बच्चों ने आंसर दिया है इसका। I इक्वल टू आई नॉट, डिस्चार्जिंग के केस में E की पावर कुछ करना नहीं था, -T/टाउ होता है। ठीक है, ये आपके बोर्ड में भी सवाल, बोर्ड में तो सिलेबस में नहीं है ये सब चैप्टर, नहीं तो बोर्ड में भी पूछ सकते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई जो है आई नॉट ई की पावर -T/टाउ, तो आप सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, वो टाइम चाहिए जब हमारा करंट आधा हो जाए। बहुत ही घटिया क्वेश्चन जो कि जेई मेंस के लिए है। आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा I0/2। तो मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट जरूरी है, मैं ये कह रहा हूं, क्या आप ये रिजल्ट बैठ के डेराइव करोगे? तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यू मस्ट हैव टू रिमेंबर विथ कॉन्सेप्ट, कि कहीं आपको वाइजली उसको ध्यान रखना है, इसीलिए डेरिवेशन भी कराया गया है। आपने कल क्वेश्चन किया था तो डेरिवेशन की भी जरूरत पड़ती है। I0 e की पावर -T/टाउ इक्वल टू I0/2, बस हो गया। तो यहां पे e की पावर -T/टाउ इक्वल टू -ln2, तो अपना t जो आ जाएगा वो आ जाएगा टाउ ln2। सेम चार्ज के लिए भी डिस्चार्जिंग की बात कर रहा था, तो Q इक्वल टू Q0 e की पावर -T/टाउ चलेगा, है ना। चार्जिंग की बात करेगा तो 1 माइनस चलेगा, करंट में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट चार्जिंग में Q का फंक्शन चेंज हो जाता है, सबको पता है। Q क्या हो जाएगा? Q0, ये लोगे, यही अगर चार्जिंग की बात बोलता कि वन टाइम आधा हो जाएगा तो आप ये लेते ड्यूरिंग चार्जिंग, समझ गए। माइनस कहां आएगा मेरे भाई? अरे मेरे भाई, मतलब -T/टाउ, ये माइनस कट जाएगा ना, ये माइनस
एल एन 1/2 है, कायदे से यहाँ पे एल एन 1/2 आएगा, वो माइनस और ये माइनस कट जाएगा। यार ये सब क्या पूछ रहे हो, मैथ्स की बेसिक ऑपरेशन है। और टाइम कैसे नेगेटिव आ सकता है पारुल, ये बताओ। आपने कितना मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट किया है कि आपको एमआईटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया जाएगा। एमआईटी वालों को पता चलेगा ना, आईआईटी तो छोटी मोटी चीज है, सीधे एमआईटी आपको एज ए गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाएंगे कि आप जो है आपने टाइम को नेगेटिव बना दिया। आप बताइए, इतना बड़ा अचीवमेंट किया आपने, समझ गए। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, शायद आपको नहीं समझ में आया, बट ये सब चीजें तो बहुत बेसिक बातें हैं। देखिए, इसको यहां से आई नॉट कैंसिल हुआ, तो e की पावर माइनस टी बाई टाउ को 1/2 लिखा आपने, तो फिर आपने माइनस टी बाई टाउ को लिखा ln 1/2, और ln 1/2 को लिखा माइनस ln 2, ये लिखा है भाई, और ये माइनस कट गया है। आई थिंक क्लियर होगा अब आपको। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, तो अब यहां पे अपने पास चार्ज के लिए भी यही सीन होगा। चार्ज के लिए आप Q इक्वल टू कितना बोला है, Q0/2, तो यहां पे पुट कर दीजिए Q0/2 इज इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आपने पास आएगा 1/2 इक्वल टू, एक स्टेप भी छोड़ दो तो आप लोग, इसका रीजन ये कि आप साथ में पेन नहीं चला रहे हो, आप ये सब जानते हो, लेकिन साथ में पेन नहीं चला रहे हो, इसीलिए आपको परेशानी हो रही है। ये सब आपको मैंने कहा है कि बैठ के आप लेक्चर मत देखिए, सत्संग की तरह लेक्चर को देखेंगे तो बहुत खतरनाक है। फिर साथ में लगे रहिए, ये सब पेन कॉपी चलाते रहिए। सेम रिजल्ट वी विल गेट फॉर चार्ज। ठीक है, अरे यार शीट बनाओ चाहे उसको दीवार पे चिपकाओ, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये है कि ये फॉर्मूला जब आप खुद करोगे, बार बार क्वेश्चंस करोगे, तब याद होगा। मैंने आपको 2 और मोर रेजिस्टेंस का भी करा दिया है भाई, अगर वो सीरीज पैरेलल है तो 2, 4, 5 कितने भी रेजिस्टेंस हो, आपको उसका रीजन, आपको उसका ट्रिक बताया है कि आप पहले आर इक्विवेलेंट टाउ निकाल लो और फिर कैपेसिटर के क्रॉस का ड्रॉप निकाल लो, और जो चार्जिंग है तो उसमें आएगा Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। जनरलाइज रिजल्ट आपको दिया हुआ है, 2, 4 के लिए क्यों डर रहे हो। क्लियर है। चलिए, अब एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं, जिसमें मान लीजिए अगर आरसी सर्किट में मैंने क्या कर दिया, कुछ खुराफात शुरू कर दिया। अब जेई एडवांस आपको बदमाशी करेगा तो क्या पूछेगा, देखिए। मान लो चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट है, हाथ से ही बनाओ यार। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है, और चार्जिंग हो रही है इसकी। ठीक है, एट टी इक्वल टू 0 आपने स्विच को मान लो क्लोज किया। इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज। तो आपको बताना है फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो, ये तो कर चुके हैं। चार्ज ऑन द कैपेसिटर
क्यों डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है, केवल क्यों फॉर्मूले से, केवल फॉर्मूला रटने से क्यों काम नहीं चलता है, वो बता रहा हूं। फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अगर आप जेई एडवांस के लिए बेसिकली ज्यादा इंक्लाइंड है तो फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम if r is equal to r naught plus alpha t, r is equal to r naught plus alpha t, where r naught and alpha are constant. ये खुराफात कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने जो रेजिस्टेंस है उसको लीनियरली टाइम डिपेंडेंट बना दिया, ठीक है। R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, R इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा टी, वेयर आर नॉट एंड अल्फा कांस्टेंट। तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल आर इक्विवेलेंट प्रॉब्लम्स तो बता दिया था भाई, आपको इसमें डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसमें आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा जैसे हम करते थे बेसिक से। तो एट टी इक्वल टू 0 मानेंगे कि स्विच इज क्लोज, स्विच इज क्लोज। तो t इक्वल टू 0 पे आपने स्विच को क्लोज कर दिया, तो क्या हो जाएगा देखो, और कुछ किसी एंड एट एनी इंस्टेंट t इक्वल टू टी, एट t इक्वल टू टी लेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर बी क्यू, यही तो बोलोगे, चार्ज ऑन द कैपेसिटर बी क्यू। तो आप किसी भी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब ये t इक्वल टू टी पे बात कर रहे हैं। कोई बच्चा अगर कर पा रहा है तो फट से आंसर लिखे, ये प्लस क्यू है और माइनस क्यू, बट डेरिवेशन का इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये कुछ क्यू है, यहां पे कुछ करंट होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपको केवीएल लगाना होगा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आप वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट मारना होगा, ठीक है। तो आप जब ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा, केवीएल यूज करेंगे तो आपको मिलेगा V माइनस कैपेसिटेंस C ले लेना, तो V माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू 0, यही तो था ना। अब आप वेरिएबल सेपरेट करते थे तो क्या बोलते थे, I को क्या लिखते थे, I अपना चार्जिंग में प्लस डी क्यू बाई डी टी होता है ना। तो I इज इक्वल टू प्लस डी क्यू बाई डी टी, तो इसको आप यहां पुट कर दो, तो V माइनस क्यू बाई सी माइनस डी क्यू बाई डी टी, और ये R होता था, याद करिए। फिर वेरिएबल सेपरेट करते थे, आप बोलते थे कि इधर V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी, यही लिखते थे। डी क्यू के नीचे क्यू का टर्म आता था, इधर सी वी माइनस क्यू अपॉन इक्वल टू सी आर आर सी डी क्यू बाई डी टी, ये कर देते थे। तो जब आप डी क्यू के नीचे तो ये लेके आओगे, ये ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां जब डी टी आएगा तो केवल सी कांस्टेंट रहेगा, आर के साथ देखिए दिया हुआ है, आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको यहां दिया हुआ है, तो आपको सीधे सीधे इसको लाकर यहां पुट करने का है। तो आर जो होगा वो होगा आर नॉट प्लस अल्फा टी, तो यहां पे ऐसा फंक्शन बनेगा। पहले केवल डी टी था, है ना, आर नॉट कांस्टेंट होता था तो पहले इधर आ जाता था, अब ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप इसको इंटीग्रेट मारो, तो जब इंटीग्रेट मारोगे, चार्जिंग का केस है, इनिशियली अनचार्ज है तो 0 पे 0, और फंक्शन बनाते हो तो वेरिएबल, यही करना था। तो आप यहां से बता सकते हो, बाकी सब वही रहेगा।
एल एन सी वी माइनस क्यू, अपर लिमिट होगी और माई अपॉन में सी वी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लिमिट पुट करने के बाद, और इधर हो जाएगा इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन भी बताया तुम लोगों, इसका इंटीग्रेशन भी बताया है आप लोगों। अच्छा यहां पे एक चीज और देखो, माइनस भी तो आएगा, चलो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं। ऐसा आएगा देखो, तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे आएगा एल एन सी वी माइनस क्यू अपॉन में ये कोफिशिएंट -1 यहां पे आ जाएगा, और ये पूरा ये लिमिट आप ऐसे डालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, ये हो जाएगा 0 से क्यू इक्वल टू 1 अपॉन सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन आर नॉट प्लस अल्फा टी अपॉन में यहां कोफिशिएंट क्या डिवाइड होगा, आर, और ये लिमिट पड़ेगा ऐसे 0 से टी। पहले ये देख लो सब लोग, एक ही जैसा इंटीग्रेशन है ए प्लस बी एक्स वाला, ठीक है। तो अब आपने पास क्या आ जाएगा, एल एन सी वी माइनस क्यू, ये अपर लिमिट अपॉन में सी वी इज इक्वल टू, ये माइनस इधर ले आओ तो -1 अपॉन सी अल्फा, और ये हो जाएगा एल एन आर नॉट प्लस अल्फा टी, ये अपर लिमिट अपॉन में आर नॉट। देखिएगा ध्यान से, तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, हमें क्या निकालना है, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखिएगा कुछ बड़ा सा आएगा ऐसा, सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको पावर में आर नॉट प्लस अल्फा टी अपॉन आर नॉट, और ये पावर की पावर -1 अपॉन सी अल्फा, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ, ऐसे तो लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना। तो बस एल एन ऑफ दिस इक्वल टू एल एन ऑफ दिस, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, अल्फा की जगह आर आएगा, नहीं भाई अल्फा की जगह आर क्यों आएगा, फॉर्मूले में टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो टी का कोफिशिएंट अल्फा है तो अल्फा से ही डिवाइड होगा, ये तो सही है, वो सही है भाई, अल्फा को डिवाइड करते हैं, वो सही है, क्लियर है। तो अब इसको इक्वेट करो ना, अब क्या सोच रहे हो, अरे एल एन, ये वो चीज हो गई ना, एल एन ए इज इक्वल टू एल एन बी की पावर एक्स, ऐसा हो गया, तो ए इक्वल टू बी की पावर एक्स, यही चीज तो करने जा रहे हो, कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये कर लीजिए, क्या आएगा फाइनली देखो, सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा टी अपॉन आर नॉट की पावर -1 अपॉन सी अल्फा। हमें क्यू चाहिए था, तो सी वी को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, बेटर है कि 1 कर लें, क्या 1 माइनस कर लें, या कर लो, सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो सी वी, और ये पूरा ऐसा रहेगा, आर नॉट प्लस अल्फा टी अपॉन आर नॉट की पावर -1 अपॉन सी अल्फा, तो क्यू आ जाएगा सी वी माइनस सी वी आर नॉट प्लस अल्फा टी अपॉन आर नॉट -1 अपॉन सी अल्फा। ज्यादा से ज्यादा इसमें हम सी वी कॉमन ले सकते हैं,
और 1 माइनस ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस ये 1 प्लस अल्फा अपॉन आर नॉट टी की पावर -1 अपॉन सी अल्फा। ज्यादा ज्यादा इतना सॉल्व कर सकते हैं, और तो ये फंक्शन बनेगा भाई। ln तो आएगा नहीं, ln तो आएगा नहीं, बोलो भाई। क्लियर है सभी को? बाइनोमियल लगाने की जरूरत नहीं है, जब तक बोला ना जाए कैसे लगा लें। 1 प्लस एन एक्स कैसे लिखोगे, ये अल्फा टी बाई आर नॉट। अगर ये बोला जाए ना कि ईव, ऐसा क्वेश्चन में देता है कि अगर अल्फा बाई आर नॉट, अल्फा बाई आर नॉट जो है अपना बहुत छोटा है 1 से, तब आप बोल सकते हो। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है तुम लोग अभी यही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और वेरिएशन देखिए, एक वेरिएशन और लेते हैं कि मान लो अगर एक कैपेसिटर चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा वेरिएशन हो सकता है एडवांस के लिए। एक कैपेसिटर चार्ज है, फुली चार्ज है, और दूसरा अनचार्ज है, और एक रजिस्टर भी है। तो एक साथ में डिस्चार्ज होगा, दूसरा साथ में चार्ज होगा। एक डिस्चार्ज होगा और दूसरा चार्ज होगा, ठीक है। तो उसके लिए कहां पे आर नॉट प्लस टी स्क्वायर बोल रहे हो? टी स्क्वायर कहां तुम्हें आ रहा है देखना। एक भाई बोल रहा है कि आर नॉट प्लस क्या बोल रहे हो, टी स्क्वायर। कहां टी स्क्वायर आएगा यार? कहीं टी स्क्वायर नहीं आएगा भाई, टी स्क्वायर कहीं नहीं आएगा। क्लियर है? लिमिट पूरा करते समय कौन सा लिमिट? देख लो, यही तो लिमिट है 0 से t। तो यहां पे कहां पे टी स्क्वायर का कोई स्कोप तो नहीं दिख रहा है। टी स्क्वायर कहां आएगा? सही है भाई, यहां मैंने लिमिट लिया है। ये अपर लिमिट ये हो गया, और लोअर लिमिट करोगे तो यहां पे टी 0 होगा, तो एल एन आर, तो एल एन ए बाई बी डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। ये लिमिट लेने के बाद मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, एल एन ए माइनस एल एन बी आएगा, वो एल एन ए बाई बी लिख दिया है मैंने, ठीक है। एल एन ए माइनस एल एन बी लिख दिया है, सब सही है। नेक्स्ट चलिए, एक केस लेते हैं, केस ऑफ 2 कैपेसिटर्स। ठीक है, एक को डिस्चार्ज होगा और दूसरा क्या होगा, चार्ज होगा। तो ऐसे कैसे हैंडल करेंगे देखिए, इसमें भी कोई फॉर्मूला आपका काम नहीं आएगा। मान लीजिए अपने पास है एक कैपेसिटर, जिसको आपने कभी चार्ज कर दिया होगा, किसी बैटरी से चार्ज करके आप इसने इसमें लगाया है। एक कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है, एक फुली चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है।
ठीक है, दूसरा अनचार्ज है, इस पे क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट फुली चार्ज है, कैपेसिटेंस दोनों का सी है, या C1 ले लेते हैं, जैसा आप बोलिए C1 ले लेते हैं, और इसके साथ एक कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है, यहां पे मैं एक स्विच लगा रहा हूं पहले, एक कैपेसिटर है जो कि पूरा अनचार्ज है, और एक रजिस्टर है आर का, ये C2 मान लेते हैं, और इसमें अनचार्ज है इनिशियली, ये स्विच अभी ओपन है। सिचुएशन देख लीजिए सब लोग, देख लीजिए, ये C2 है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि स्विच इज क्लोज एट t इक्वल टू 0, switch is closed at t equal to 0, ठीक है। फाइंड current in the circuit as a function of time, I as a function of time। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, थोड़ा सा सोचिएगा, जल्दी से सोचिए और बताइए, थोड़ा सा सोच लीजिए, डायरेक्ट बता दे रहे हैं मजा नहीं आता है, थोड़ा आप लोग वर्कआउट करिए 2-3 मिनट। ये बात तो सब लोगों को समझ में आता है कि यहां बैटरी नहीं है, तो सिस्टम में जो चार्ज है, कहीं से ये चार्ज आया होगा, कभी आपने इस कैपेसिटर को ऐसे फुली चार्ज किया होगा किसी बैटरी से, इस C1 को आपने चार्ज किया होगा और इस पे Q नॉट आ गया होगा, इसी को लाकर आप यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए कि इसमें सभी बच्चों को पता है कि ये पोटेंशियल रखता है, यहां पोटेंशियल है, यहां 0 पोटेंशियल है, यहां भी कोई पोटेंशियल नहीं है रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि ओपन सर्किट है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस पोटेंशियल और ये 0 पोटेंशियल है, जैसे स्विच कनेक्ट होगा यहां से चार्ज का फ्लो होगा, ये बात तो सभी बच्चे समझ रहे हैं। और जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा तो आप बोल सकते हो कि एट एनी टाइम t इक्वल टू t, यही तो लेते हो, एट एनी टाइम t इक्वल टू t, आप क्या मानोगे कि लेट यहां पे q चार्ज फ्लो हुआ, लेट ये कैपेसिटर 2 बोल दे रहा हूं, ये कैपेसिटर 1 बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो लेट चार्ज, या 1 में मान लेते हैं, लेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, आप कोई भी ले सकते हो, मैंने 1 लिया है, लेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर 1 BQ। मैंने बोला कि फर्स्ट वाले में हमारे पास Q चार्ज है, फर्स्ट वाले में Q चार्ज है, तो ये यहां से फ्लो करने लगा, तो यहां से Q नॉट से चार्ज जाने लगा, और यहां से चार्ज कम होगा, जो चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा वो C2 पे आएगा, और वही उसी चार्ज के रेट ऑफ फ्लो से करंट आएगा, जो सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा होगा, दैट पर्टिकुलर चार्ज का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द सर्किट, मानते हो। तो यहां पे अगर मैं बोलूं, मैंने बोला कि किसी इंस्टेंट पे इसमें Q है, तो गया कितना होगा, इनिशियली Q नॉट था t इक्वल टू 0 पे, किसी t इक्वल टू t टाइम में ये सर्किट का स्टेटस बना रहा हूं मैं, ये Q बोला, ये माइनस Q, तो गया कितना होगा, कितना फ्लो हुआ होगा, Q नॉट माइनस Q, Q नॉट माइनस Q, ये फ्लो हुआ होगा और यही इस पे आया होगा। ये समझ पाए आप लोग। उल्टा भी आप ले सकते हैं, आप उल्टा भी ले सकते थे कि 2 पे Q मान लें, तो वहां पर कितना हो जाएगा, Q नॉट माइनस Q।
ठीक है, तो आपने ये मान लिया कि किसी इंस्टेंट पे ये हो रहा होगा। तो आप मुझे बताओ, ये C1 था, ये C2 था, अलग अलग है। तो आप मुझे ये बताओ कि अब करंट जो स्टैब्लिश हुआ होगा वो किसके वजह से हुआ होगा? करंट यहां पर किसके वजह से हुआ होगा? आई जो हुआ होगा वो किसके वजह से हुआ होगा? डी बाई डी टी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्यू नॉट माइनस क्यू हुआ है, ये दिख रहा है। क्यू नॉट माइनस क्यू चार्ज फ्लो हुआ था सर्किट में किसी टी इक्वल टू टी टाइम में, और जो फ्लो होगा वही C2 पर आएगा, और उसी के रेट ऑफ फ्लो से क्या होगा? करंट। तो यहां पे जो आई आएगा वो आएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? वो होना भी चाहिए। आप इसको देखकर डायरेक्ट बोल सकते थे, इसको देखकर डायरेक्ट बोल सकते थे कि जो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर 2। ऐसे बोल सकते थे कि एक तरीके से Q यहां से डिस्चार्ज होगा, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो यहां से चार्ज जो है टाइम के साथ घटेगा, तो दैट्स वाई माइनस डी क्यू बाई डी टी। वैसे सोचिए, या आप आई यहां से देख सकते थे, यहां पे चार्ज बढ़ रहा है, तो मैंने जो चार्ज फ्लो हुआ है, चार्ज फ्लो, यही तो चार्ज फ्लो हुआ है। इन द सर्किट, ठीक है, तो इतना चार्ज फ्लो हुआ है, तो उसके लिए हमने ये लिखा। अब आप केवीएल लगा लीजिए, तो केवीएल यूज कर लीजिए, तो क्या आएगा? माइनस, यहां से कर रहे हैं प्लस से माइनस, तो माइनस Q1 अपॉन C1, फिर प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस, तो फिर माइनस Q0 माइनस Q1 क्यों लिख रहा हूं? Q है ना ये। केवीएल आएगा Q अपॉन C1 माइनस Q0 माइनस Q अपॉन C2। दिख रहा है सभी बच्चों को? प्लस है, ऐसे ही बढ़ रहे हैं ना हम लोग, ऐसे ही जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस ड्रॉप, प्लस से माइनस ड्रॉप, फिर माइनस IR। अच्छा, यहां पे मैंने ड्रॉप नहीं लिखा, तो यहां भी ड्रॉप होगा, ठीक है, यहां भी ड्रॉप होगा, और माइनस IR। अब आप केवीएल लगा लीजिए, तो क्या आ जाएगा? देखिए, हालांकि यहां पे थोड़ा गड़बड़ किया है मैंने, ये जो एक साथ कनेक्टेड है उनकी पोलैरिटी सेम होगी, जो एक साथ कनेक्टेड है उनकी पोलैरिटी सेम होगी। यहां देखिएगा, यहां पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि जो कैपेसिटर का प्लेट इसके नेगेटिव से अगर जुड़ा है, तो यहां पे फाइनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नेगेटिव आएगा। ये माइनस Q से जुड़ा हुआ था, तो यहां लिखना था आपको माइनस Q0 माइनस Q। ये लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर हमने नेगेटिव लिया हुआ है। चेक करिए, चेक करिए सब लोग, क्यों किया है? ये पॉजिटिव से जुड़ा है, तो फाइनली इस पे पॉजिटिव लिया है और इस पे नेगेटिव। बोलो, ये क्लियर है? बट आप ऐसा, ठीक है, अपने आप वो साइन के साथ एडजस्ट होगा, जैसे करते थे वैसे ही करिए। हमने Q का फ्लो माना है ना, ठीक है, Q का फ्लो माना है, तो यहां पे अपने पास Q माइनस कितना था? Q0 माइनस Q। पॉजिटिव नेगेटिव लेके जैसे चलते थे बैटरी में, वैसे ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी की तरह ही काम कर रहा है। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा
अब देख लीजिए, आई अपना माइनस डी क्यू बाई डी टी है, वो ध्यान रखिएगा। तो केवीएल लगाते हैं, तो क्यू इस साइड से अगर चल रहे हो तो इधर से चल लो, प्लस से माइनस, तो माइनस क्यू बाई सी वन माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी टू माइनस आई आर इक्वल टू 0। जरा चेक करिएगा, जरा चेक करिएगा सब लोग। फ्लो हमने किसका माना है? फ्लो हमने क्यू नॉट माइनस क्यू का माना है। हाँ, हमने क्यू का फ्लो नहीं माना है, हमने माना है कि क्यू नॉट माइनस क्यू, ये जो चार्ज का जो चेंज आया है वो फ्लो कर रहा है, चार्ज का जो चेंज आया है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, चार्ज का जो फ्लो चेंज आया है वो फ्लो कर रहा है। अब इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी रख के, एक बार देखो कुछ बन रहा है। क्या आ रहा है बताइए? लेकिन ये सारे पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, यही तो बात है, ये सारे पॉजिटिव तो हो नहीं सकते ना। ये सारे पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? सब में ड्रॉप कैसे आ सकता है? एक से ड्रॉप होगा दूसरे बढ़ेंगे, एक से ड्रॉप होगा तो दूसरे बढ़ेंगे ना। सारे नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? एक से पोटेंशियल घटेगा तो दूसरे में बढ़ना चाहिए। ठीक है, बोलो। तो यहां पे एक काम वही कर लो कि आई को हम माइनस डी क्यू बाई डी टी ले रहे हैं, आई अपना जो है डी क्यू बाई डी टी क्यू नॉट है, तो हमने आई तो माइनस डी क्यू बाई डी टी है, ये सही है। एक की पोलैरिटी घटेगी तो दूसरे की बढ़ेगी ना। ये जो यहां पे जीरो पोटेंशियल था, तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि इसका या तो पोलैरिटी चेंज कर लो, तो यहां पे अपना माइनस, ये अपना प्लस, और ये इधर माइनस। कायदे से इसका पोटेंशियल इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा, मानते हो कि नहीं? ये बैटरी की तरह काम कर रहा है ना, तो ये जो पोटेंशियल होगा तो ये केवीएल से भी आना चाहिए। ये जो मैं कह रहा हूं कि ये जो पोटेंशियल होगा, दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल, मतलब मेरा ये कहना है Vc1 जो होगा वो Vc2 प्लस Vr होगा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, Vc1 इक्वल टू Vc2 प्लस Vr होगा। बोलो। तो या तो अब ये होना चाहिए, एक घटेगा, दिस इज इक्वल टू दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप, कायदे से तो यही होना चाहिए। तो जबकि हम लोग जब केवीएल से कर रहे हैं तो उल्टा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि Vc1 यहां पे पोलैरिटी उल्टी होगी, इसका यही तो मतलब है कि पोलैरिटी अपनी उल्टी होगी। ये नेगेटिव के साथ इससे कनेक्टेड है, तो फाइनल हमने कुछ इंस्टेंट पे जो चार्ज है नेगेटिव आएगा, हालांकि वो साइन अपने आप एडजस्ट होना चाहिए। तो Vc1 क्या लिख सकते हो? Vc1 यहां से अगर लिखोगे तो वो आपको मिलता है Q बाई C1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू यहां पे Q नॉट माइनस Q बाई C2 और प्लस IR, ये हो जाएगा। अगर आप केवीएल से लिखते हो तो इसको इधर लाओगे तो ये ड्रॉप मिलेगा, प्लस से माइनस का ड्रॉप। ठीक है, बट यहां पे राइज है तो, और ये भी ड्रॉप। ठीक है, दिस इज इक्वल टू राइज। तो या तो इनकी पोलैरिटी चेंज करें, है ना, इनकी पोलैरिटी या तो चेंज करें, ऐसा करना पड़ेगा भाई। ये देख लीजिए पोटेंशियल से Q प्लस Q नॉट होगा। Q प्लस Q नॉट क्यों होगा? Q नॉट इनिशियल था ना, देखिए इधर Q नॉट इनिशियल था, इसमें से Q फ्लो कर गया। मैंने बोला कि Q चार्ज, सॉरी Q बचा हुआ है,
तो Q बचा है तो फ्लो कितना हुआ, फाइनल इनिशियल माइनस जो बचा हुआ है, दैट विल फ्लो, ये फ्लो है, फ्लो ऑफ चार्ज है इन द सर्किट। ठीक है, ये फ्लो ऑफ चार्ज है इन द सर्किट। ठीक है, अब यहां से कर लीजिए, और ये VC1 पहले से इसमें कुछ था, इसलिए घटता जाएगा और यहां पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, तो ये दोनों मिलकर होगा। ठीक है, तो ये अब करिए, यहां से अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा क्या, देखिए क्या बन रहा है। Q बाई C1 इज इक्वल टू Q0 माइनस Q अपॉन C2 प्लस IR। ठीक है, तो अब यहां से क्या लिख सकते थे, Q को एक साइड ले आओ तो 1/C1 प्लस 1/C2, और यहां आ जाएगा Q0/C2, और I को मैंने क्या लिखा था, I को अभी हम लोगों ने लिखा था माइनस, देखिए I अपने पास था माइनस dq बाई dt, तो I होगा माइनस dq बाई dt। ठीक है, I हमने माना था पहले चार्ज का जो घट रहा है चार्ज। ठीक है, तो यहां पे अपने पास आएगा Q0 बाई C2, इसको इधर ले गए और ये आ जाएगा माइनस dq बाई dt। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, देखिए कैसे, Q dq के साथ Q0 को आना है, तो इसको भी इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो dq बाई dt इज इक्वल टू Q0। अच्छा, ये बार बार मैं लिखने से बचने के लिए इसको 1/C लिख रहा हूं। ठीक है, इसको बार बार लिखने से बचने के लिए मैं इसको 1/C लिख रहा हूं, इस कांस्टेंट को 1/C1 प्लस 1/C2 को मैं 1/C लिख रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा लगेगा आपको, तो यहां से आएगा अपने पास Q0/C2, इसको इधर ले गया, माइनस Q 1/C। ये क्लियर है सभी को, तो वेरिएबल सेपरेट करो जैसे करते थे, CQ0 माइनस C2Q अपॉन में C2C। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो DQ अपॉन में CQ0 माइनस C2Q इज इक्वल टू 1/C2C dt, और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, इनिशियल चार्ज कितना था, ये Q की लिमिट जाएगी, ये देखिएगा यहां पर Q की लिमिट जाएगी, और Q मैंने कहा माना है, पॉजिटिव पहले वाले चार्ज का, तो यहां पे अपने पास आ जाएगा, R नहीं लिखा क्या, I लिख दिया, R नहीं लिखा, यहां R भी होगा। तो ये R भी होगा ना यहां, तो ये R भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये R मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, और यहां भी एक R आ जाएगा, तो जीरो पे यहां पे Q0 था इनिशियली, कैपेसिटर 1 पे चार्ज है ये। ठीक है, कैपेसिटर 1 का चार्ज है, तो T इक्वल टू 0 पे ये Q0 होगा, और हमें फंक्शन बनाना है तो कुछ ऐसा आने लगेगा। अब ये लिमिट भी आप इजीली कर सकते हो, ये भी वही है a माइनस बी एक्स वाला, तो कई बार बता चुका हूं, ln CQ0 माइनस C2Q Q0 टू Q इक्वल टू 1/RC2C T, और यहां पे लिमिट पुट करोगे, अच्छा ये यहां पे इसके कोविशेंट से डिवाइड करोगे तो माइनस C2 से डिवाइड भी करोगे, तो C2 क्या आ जाएगा, ln अपर लिमिट CQ0 माइनस C2Q, ये अपर लिमिट होगा, माइनस लोअर लिमिट ln CQ0 माइनस, बहुत जनरल कर रहा हूं इसलिए ऐसा है, बड़ा जा रहा है, C2Q0 इक्वल टू माइनस C2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/RCT, ये C2 इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा,
एल एन ए माइनस एल एन बी, इसको लिख सकते हो एल एन सी क्यू नॉट माइनस सी टू क्यू अपॉन में सी क्यू नॉट माइनस सी टू क्यू नॉट इज इक्वल टू -1 अपॉन आर सी टी, ये आ जाएगा। इसको ले जाओ इधर तो ई की पावर आएगा कुछ, नेक्स्ट वाले में कर रहा हूं। अपॉन में क्या था देखो, सी क्यू नॉट माइनस सी टू क्यू नॉट, सी क्यू नॉट माइनस सी टू क्यू नॉट, ये था इज इक्वल टू -1 अपॉन आर सी, -1 अपॉन आर सी टी। ये सी कौन सा था, C1 C2, अच्छा वो सी जो माना है, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा सी क्यू नॉट माइनस सी टू क्यू इज इक्वल टू सी क्यू नॉट माइनस सी टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टाउ टी अपॉन आर सी, ये आएगा भाई, चेक कर लीजिए। कहां पे क्या कह रहे हैं, अभी तक तो सब सही दिख रहा है। चलिए, तो अब यहां पे हमें क्यों नहीं, ये वेरिएबल है ना, अभी तक आया नहीं है हमारा वेरिएबल, ये है तो वेरिएबल आएगा C2Q। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या आएगा सी क्यू नॉट माइनस सी क्यू नॉट माइनस सी टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये आएगा। ठीक है, अब यहां से Q आएगा सी क्यू नॉट अपॉन C2 से डिवाइड करना होगा, माइनस ये हो जाएगा सी क्यू नॉट अपॉन C2 माइनस क्यू नॉट, C2 कैंसिल, और ये पूरे में ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। फाइनली ये फंक्शन बन रहा है भाई इतना बड़ा, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जिसमें कि अभी सी हमने जो माना है वो ये है 1/C1 प्लस 1/C2 है, दैट इज सी है तुम्हारा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो फाइनली सी की वैल्यू भी रखना चाहोगे तो आपको कुछ कट जाएगा, है ना, कुछ कट जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू रखना चाहोगे तो आप यहां से कुछ कट जाएगा, तो सी की ये वैल्यू यहां पे रखो तो आपको क्यू मिलेगा। सी की जब ये वैल्यू रखोगे देखो तो C2 से एक C2 कैंसिल होगा, ऊपर C1 आएगा, C2 कैंसिल होगा, तो यहां आएगा C1 क्यू नॉट अपॉन C1 प्लस C2 माइनस, यहां पे भी वही होगा C1 क्यू नॉट अपॉन C1 प्लस C2 और फिर माइनस क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये भी सॉल्व होता हुआ और दिख रहा है, तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 क्यू नॉट माइनस, इसे सॉल्व करोगे तो देखो C1 क्यू नॉट और माइनस C1 क्यू नॉट कैंसिल हो रहा है। ठीक है, C1 क्यू नॉट माइनस ये कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस C2 C2 क्यू नॉट अपॉन में C1 प्लस C2 और ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। बट यहां प्लस आ रहा है, ये थोड़ा सा चिंताजनक है।
और Q की वैल्यू तो वही आ जा रही है, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक करिए जरा। एक बार ये चेक करिए, क्योंकि यहां पे जब प्लस करोगे, नहीं ठीक तो है, यहां माइनस आना चाहिए, लेकिन कहीं मिस हुआ है कोई चीज, एक माइनस मिस हुआ है। ओवरऑल यहां पे माइनस आना चाहिए, प्लस कैसे आएगा? चार्ज तो डिक्रीज करेगा ना। खैर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज तो कर ही रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। अगर इसको तो फाइनली हमारे पास ये आएगा प्लस सी टू क्यू नॉट। तो अच्छा C1 C2 है, तो क्यू नॉट कॉमन ले लें, कुछ ऐसा आएगा क्या? देखिएगा, ये क्यू नॉट अपॉन C1 प्लस C2 कॉमन जाएगा, केवल यहां आ जाएगा C1 प्लस C2 ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये आएगा भाई, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। और t इक्वल टू 0 पे चलो चेक करते हैं। t इक्वल टू 0 पे चार्ज आना चाहिए Q नॉट C1 अपॉन C1 प्लस C2। Q इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे, एक बार आप लोग भी देख लीजिए, बहुत सारा कैलकुलेशन है, कहीं कुछ मिस ना हुआ हो, एक बार आप लोग देख लीजिए। अच्छा टाइम हो गया है, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, लगे हुए हो। चलो फिर ठीक है, इसको एक बार कल कंफर्म करेंगे। एक बार तुम लोग भी एक बार बस देख लेना, और ठीक है एक बार और देख लेना, फिर नहीं तो कल और देख लेंगे, चेक कर लेंगे, ये कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कमेंट नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।